जस्ट सेकंड, रिकॉर्डिंग का टाइम, no, it is okay. So what I was talking, if f1 plus f2 plus f2 is equal to माइनस ऑफ f3, अगर f3 को मैं इधर ले जाऊं तो इसका मतलब यह है कि f1 और f2 का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f2 should be equal and opposite to the third force, then only the system will be in equilibrium. So this is another condition of being a system being in equilibrium. So equilibrium of a particle requires not only ट्रांसलेशनल। अब इक्विलिब्रियम कितने तरह का हो सकता है? अगर हम कहें कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो ना वो रोटेट कर सकती है, ना ही वो जो है ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन जो है वो लीनियर मोशन नहीं हो सकता। तो ना लीनियर मोशन होगा, लीनियर को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। तो ना तो ट्रांसलेशनल और ना ही रोटेशनल, इसी तरह का इक्विलिब्रियम होगा। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, जिसमें सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग विल बी इक्वल टू 0। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं यहाँ पे, मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क के में भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पे 6 kg है, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ जो है इसकी यहाँ पे 1 मीटर और ये इधर है। तो अ फोर्स of 50 Newton is horizontal direction is applied at the midpoint P of rope। वहां पे हमने मिड पॉइंट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इसका शेप कुछ इस तरह का हो गया। मतलब पहले तो ऐसे थी, ये पहले ऐसे थी 2 मीटर की लंबी, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया तो इसका शेप ऐसे हो गया। तो व्हाट इज द एंगल दैट रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि लेट अस सी दैट दिस पार्टिकल P इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब इसके ऊपर काम करने वाला नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। अब वो नेट फोर्स होगा क्या, उसके लिए हमें देखना है। पहले हम देखते हैं कि x डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम, और फिर हम देखेंगे y डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये ना तो y डायरेक्शन में जा रही है P पॉइंट, ना x डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है और y डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। मगर हम देखते हैं कि टेंशन यहाँ पे लग रही है, इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में कैसे होगा जब तक इसका अपोज करने वाला एक फोर्स ना हो इस डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम T1 यानी जो टेंशन इसमें है उसका एक कंपोनेंट ले सकते हैं। वी कैन कम टेक दिस कंपोनेंट बिकॉज दिस इज थीटा, सो दिस विल बी T1 cos थीटा। दिस इज T1 cos थीटा इन दिस डायरेक्शन। और अब जिसका ये कंपोनेंट है तो इधर की तरफ ऑब्वियसली एक 90 डिग्री पे एक और कंपोनेंट होगा, दैट विल बी T1 sin थीटा, दैट विल बी T1 sin थीटा। तो अब देखिए कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 50 न्यूटन और T1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू 60 न्यूटन। तब जो है y और x डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस राइट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट T1 sin थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन इसलिए क्योंकि 6 kg है, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया या 9.8 से, सॉरी 10 से अभी यहाँ पे लिया हुआ है, G 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 न्यूटन हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू द फोर्स 60 न्यूटन इधर और इधर। सर T1 sin थीटा 50 नहीं होगा? अरे हाँ सॉरी, T1 sin थीटा एक्स डायरेक्शन वाला ले रहे हैं ना, हाँ तो 50 और y डायरेक्शन में दैट इज T1 cos थीटा। T1 cos थीटा इज इक्वल टू कितना 60 न्यूटन।
तो इस तरह से अब ये दोनों, अब एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालें, अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से T1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमें क्या बचेगा, टेन थीटा। तो tan theta is equal to 5/6, 50/60, so it is 5/6. then theta is equal to, you can write straight away tan inverse. so ये क्वेश्चन एक नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो expect such questions based on equilibrium of forces. I mean, this is how we can calculate the equilibrium of forces, by breaking the forces which are at some angle into its components। और फिर देखो कि कंपोनेंट्स किस किस फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये बैलेंसिंग फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे और केसेस हैं। यहाँ पे अभी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग ले लेते हैं। पुली की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद एक हम लेंगे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, अगर वो प्लेन में रखा हुआ है, एक ये लेंगे और एक इस तरह की एक प्रॉब्लम लेंगे। तो ये तीन प्रॉब्लम जो है हम इसको लेंगे ताकि हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ और ये सारा कुछ किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो हम क्लियर कर सकें। तो पुली की प्रॉब्लम यह है कि एक पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है और यहाँ पे लटकाई हुई है, और इस पुली को एक तरह से यहाँ पे बिल्कुल वो कर रखा है, हिंज कर रखा है, या कह लो कि यहाँ पे हिंज है, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है और ये पूरा यहाँ पे लटकी हुई है। कहने का मतलब ये पुली रोटेट कर सकती है और उस पर मासेस लटके हुए हैं, ये M2 और M1। तो ये इस तरह का सिस्टम है जिसमें M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, वी विल लर्न अबाउट मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट में FBD कहते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि एक बॉडी पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर मान लो कि वो बॉडी बिल्कुल फ्री है उस सिस्टम से। जैसे हम मास M1 की बात करें तो M1 के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है M1G, M1G इज द वेट। स्ट्रिंग जो है वो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, और पूरे आपकी पूरी बुक में या जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वो सिस्टम, उसमें स्ट्रिंग विल बी टोटली इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। तो एजम्पशन यहाँ पे है कि स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, तो एक्सटेंड नहीं हो रही है। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? आई थिंक किसी का माइक ऑन है। ओके, सो M1, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है नीचे की तरफ, दैट इज M1G। और अब इसके ऊपर टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, दैट इज अपवर्ड्स। तो ये जो है हमारा ध्यान रखना हमेशा, ये हम एक चीज़ लर्न कर रहे हैं, इसी से हम बहुत सारी और चीज़ें देख सकते हैं। टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस, तो इस मास M1 के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, M1G और T, टेंशन। सिमिलरली M2 पे यहाँ पे वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट इज M2G, और टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रही है T। तो अब हम मान लेते हैं कि ये बॉडी बिल्कुल, यानी M1 जो है दैट इज फ्री। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से क्या करेंगे कि अगर ये फ्री है तो फ्री होने की वजह से इसकी तरफ नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है M1G और टेंशन है T, और इधर की तरफ जो है ये एक्सेलरेट कर रही है। ये हम माना कि क्योंकि M1 इज ग्रेटर सो इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अगर ये एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स है तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी? अच्छा, अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो किस हिसाब से एक्सेलरेट करेगी, क्यों एक्सेलरेट करेगी? व्हाट न्यूटन्स लॉ विल से, व्हिच फोर्स विल बी ग्रेटर आउट ऑफ T एंड M1G? सर M1G। M1G। तो M1G should be greater so that it accelerates downwards, so net force acting downwards। और जिस डायरेक्शन में अब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अगर आप किसी बॉडी पे ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो मुझे ये बताइए कि
नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे? नीचे की तरफ 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन। तो सर नेट 5 फोर्स न्यूटन डाउनवर्ड। 5। आपने क्या किया, आपने 10 में से 5 माइनस किया है ना, तभी तो। और 10 का साइन आएगा मतलब क्योंकि ये इधर, तो उसी तरीके से यहाँ पे m1g ग्रेटर है t से, सो दैट इज वाई हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स। और नेट फोर्स का F नेट या F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि वी से दैट माइट इज राइट, जिसका माइट है उसी का राइट है। तो यहाँ पे माइट किसकी है, 10 की, मतलब जो हैवी है या जिसका फोर्स ज़्यादा है उसकी माइट ज़्यादा है, उसकी ताकत ज़्यादा है, तो वो सिस्टम को अपनी तरफ ले जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ जो है हमेशा माइट इज राइट वाले फॉर्मूले पे काम करता है। तो यहाँ पे m1g इज ग्रेटर, कितना ग्रेटर है t से, तो हम वो करेंगे m1g माइनस टी दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, तो मास m1 है तो m1 इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है इसलिए पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेशन ए से ही एक्सेलरेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे अब ये वाला सिस्टम जब नीचे आ रहा है तो ये जो m2 है दैट विल गो अप। अब अपवर्ड जाने में ऊपर क्यों जा रहा है, न्यूटन का फेयर लॉ यहाँ पे दैट विल कम इनटू प्ले। बेटा किसी का माइक ऑन है परमानेंटली, उसको बंद कर दीजिए, घर की आवाज़ें यहाँ आ रही है मेरे पास। 11 लेडीज बैठाएंगी वो, तो हाँ तो चुन्नी है लेके आएंगी वो, किसी अपनी मर्जी है। मैं बुला लूंगी हूं, मैंने एकस कौर चौहान, योर माइक इज ऑन, प्लीज थोड़ा सा कम सुनना। close your mic. I don't know you are here in or not. If you are here then your mic should not be on. यहाँ से सामान नहीं होता सारा सिंगार था, Ekas Kaur Chauhan, I will remove you from the class. ये फर्ज पूरा करने के लिए आइए क्लास में। I will give you attendance, don't worry. So from here, because whole system is accelerating with acceleration a, and for mass m2, you can see here the weight acting downwards is m2g, and because it is m2g downwards and acceleration is upwards, देन फिर वही चीज आता है माइट इज राइट। अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है और फोर्स इसके ऊपर दो ही लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये मास ऊपर तभी जाएगा जब टी बड़ा हो। अब टी बड़ा है, कितना बड़ा है m2g से, उसे हमें देखना है। तो टी माइनस m2g इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इन दोनों में से टेंशन, जैसे इसको ऐड कर दो दोनों 1 और 2 को, तो टेंशन टी से ये वाली टेंशन, ये टी नेगेटिव है, ये टी पॉजिटिव है, बोथ ऑफ देम विल बी कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ से g कॉमन लेके m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पे a इंटू m1 प्लस m2, m1 यहाँ पे m2 यहाँ पे, दोनों को ऐड करो, a कॉमन आ जाएगा। देन एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो मल्टीप्लाइड बाई g। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और इसी तरीके से जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो और उसको सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट टेंशन T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन g। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, मगर ये दिस इज अ प्रोसेस, because there will be many situations in which this process will be applied
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। तो अगर आप उसको अप्लाई करोगे और इस तरह का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो आपको बनाना होगा, तो ऐसे केसेस में आपको ये काम आएगा, ये प्रोसेस काम आएगा। फॉर्मूला जो है, आप अगर प्रोसेस पता है तो फॉर्मूला आप भूल भी जाओ तो भी आप उसको याद कर सकते हो। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम हियर, पुली एक जो है पुली जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन की प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें अगर हम मान लें कि ये सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, सपोज मान लिया ये नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन ए है, तो आप ये देखिए कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले इसका मास हम देखते हैं m1 है। अब टेंशन देखिए यहाँ पे T1 है, सपोज ये टेंशन इस पे T1 है ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हमने इसके ऊपर फोर्सेस देखने हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसका वेट नीचे, इस M2 के ऊपर इसका अपना वेट M2 नीचे, M2G नीचे की तरफ। इसी तरीके से M3 के ऊपर फोर्स लगेगा M3G नीचे की तरफ। और मगर इस वाले के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है और हम मान रहे हैं कि ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर हम रिएक्शन जो है फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होता है एक फोर्स। दीज आर द फोर्सेस विच यू विल हैव टू कंसीडर। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस R2, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग एक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब स्ट्रिंग सिंगल होती है, एक सिस्टम से जुड़ा होता है, तब टेंशन एक होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस टेंशन को हम T1 ले लेते हैं, बिकॉज दिस टेंशन एंड दिस टेंशन बोथ आर सेम, क्योंकि स्ट्रिंग एक है। मगर इस केस में देखिए ये स्ट्रिंग अलग हो गई तो हमारी इसकी टेंशन जो है अलग हो जाएगी। सो लेट इट बी टेंशन T2 एंड दिस टेंशन एक्टिंग ऑन दिस इज T1 अगेन T2, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग एक है। तो अब ऐसे केसेस में हम कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम मानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है नीचे की तरफ आ रहा है सारा का सारा, तो सबका एक्सेलरेशन जो है वो आप जानते हैं, इसका भी एक्सेलरेशन a है और इसका भी एक्सेलरेशन a है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे जरा आप देखिए। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे कि हम लेते हैं कि ये एक बॉडी फ्री है सपोज, और इसमें जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ है। अब एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब दो फोर्सेस ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिस, अगर सिस्टम नीचे की तरफ आए तो माइट इज राइट वाला फॉर्मूला फिर लगा देते हैं। किसकी माइट है, कौन सिस्टम को अपनी तरफ ले जाएगा। इसका मतलब M1G बड़ा है T1 से, तभी जो है सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कितना बड़ा है ये देखना है। M1G माइनस T1 शुड बी इक्वल टू M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए, इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए सेकेंड वाले का। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम सेकेंड वाले का देखें तो अब देखिए ऊपर R1 ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहने का मतलब टेबल के नीचे ऊपर इधर तो जा नहीं रहा है। तो ये M2G और ये वाला तो आपस में दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लेट अस से दैट कि R1 इज इक्वल टू M2G। सो ये दोनों फोर्सेस का सम कह लो, वेक्टर सम 0 है, या ये कह लो कि इक्वल एंड अपोजिट है। तो क्योंकि ये ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, सिर्फ साइडवेज मोशन है। अब साइडवेज मोशन के लिए देखिए इस तरफ जा रहा है और इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स जो काम कर रहा है दैट इज T1, और इधर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज T2, और जा ये इधर रहा है, एक्सेलरेशन इधर के है। तो इसका मतलब जब इधर एक्सेलरेशन इधर है तो फिर माइट इज राइट। T1 का माइट ज़्यादा है, T1 ज़्यादा ताकतवर है T2 से, इस वजह से इसको इधर ले जा रहा है। कितना ज़्यादा है वो देखना है। तो T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किसका है, किसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं, M2 के ऊपर, तो दैट इज इक्वल टू M2A। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला जो है हमारा ये है M3, और M3 में आप देखिए ये एक्सेलरेट हो रहा है इधर की तरफ,
ऊपर और नीचे R2 और M3G दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके ऊपर वन एंड ओनली फोर्स एक्टिंग दैट इज T2। T2 इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। तो इसका मतलब जब एक ही फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यही फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि T2 शुड बी इक्वल टू M3 into A। So these are the three equations that we have formed। और अगर हम T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो आप देख सकते हैं कि T1 माइनस M3A। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से आ जाएगी। T इज इक्वल टू M2A, देन T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A, M2 प्लस M3 इंटू A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि हम अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, इस पूरे को सिस्टम मान लें कि यहाँ पे मासेस दोनों स्ट्रिंग से ना जुड़े होके बल्कि दोनों मासेस आपस में, ये पूरा मास जो यहाँ रखा हुआ है वो है M2 प्लस M3, M2 प्लस M3। इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, ये पूरा एक मास मान लें। तो अगर ये पूरा मास मान लेते हैं तो आप ये इक्वेशन देखिए, आपकी यही इक्वेशन आएगी। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन अब पूरे को ये वाला है ही नहीं, हमने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। तो सिस्टम अगर M2 प्लस M3 मास मान लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी यही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा T1 टेंशन, और T1 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन डायरेक्टली विदाउट मेकिंग इक्वेशंस फॉर मास 2 एंड मास 3। तो ये मैंने प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे किया कि यू कैन टेक दिस होल सिस्टम एज ए होल I mean all the masses as a system, and then you can say that the system is moving downwards. So these are the three equations you can solve for T1 and T2. You can find acceleration and tension T1 in this case. So this is the second type of question that can be asked in the examination. Third one is this। अब इस केस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आपको देखना है। सपोज एक प्लैंक पे ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है और इसका मास M1 है, ये 30 डिग्री पे ये झुका हुआ है। इसकी मैं इक्वेशंस बनाऊंगा, और एक्सेलरेशन अगर ये हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो वी विल टेक दिस एक्सेलरेशन। ध्यान रखना कि अगर इसमें चाहे जैसा भी हो, टेंशन जो है वो अगर इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सपोज दिस टेंशन इज T, इसका वेट जो है यहाँ पे M2 इंटू G ये हो गया। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है तो फिर वही बात, टेंशन सेम होगी। और यहाँ पे टेंशन देखिए ऊपर की तरफ है, तो इसमें टेंशन हमेशा ऐसे होगी T। अब टेंशन T है इधर की तरफ। अब लेट अस सी दैट कि फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो अब मान लिया इसका पूरा का पूरा मास यहाँ पे है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज M1 है तो M1G, दिस इज द वेट। एक हमेशा किसी भी सरफेस पे रखा होता है तो उसकी रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस हमेशा होती है। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम N से लिख सकते हैं या R से लिख सकते हैं। सो लेट अस राइट इट एज R, एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नीचे की तरफ जा रहा है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या इसमें करते हैं कि अब अगर आप देखिए इसको, ये लाइन खींचिए और देखिए कि ये एंगल कितना होगा। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट दिस एंगल बी? इफ एनीवन इज अवेक so please tell me what this angle be. सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। वेरी नाइस, 30 डिग्री। फाइन। तो अब M1G का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? इजेंट कॉस कंपोनेंट होता है हमेशा एंगल के साथ, जो अटैच्ड साइड होती है उसमें हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। तो दिस इज M1G cos 30 डिग्री, M1G cos 30 डिग्री। और फिर इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, दैट विल बी योर M1G sin 30 डिग्री, M1G sin 30 डिग्री।
अब आप जरा ध्यान से देखिए इसको। हमने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है और ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, यानी वाई डायरेक्शन में जो हमने मार्क किया हुआ है, ये वाई डायरेक्शन में ये नहीं जा रहा है। तो वाई डायरेक्शन में अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है वाई डायरेक्शन में। तो इसका और इसको आर को नलीफाई करने वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, इसके जस्ट अपोजिट है m1g cos 30। तो इसका मतलब r शुड बी इक्वल टू m1g cos 30 डिग्री, m1g cos 30 डिग्री। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ये सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ऑब्वियसली m1 जो मास है वो भी ऊपर इधर की तरफ जा रहा है और m2 जा रहा है नीचे की तरफ। m2 की इक्वेशन जरा बनाते हैं। अगर m2 नीचे जा रहा है तो इसका मतलब फिर वही माइट इज राइट। किसका माइट है, ताकतवर फोर्स कौन सा है, m2g, तभी नीचे लेके जा रहा है। तो कितना ज़्यादा है दूसरे फोर्स से जो अपोजिट में लग रहा है, ज़्यादा होगा तभी ले जा रहा है। कितना ज़्यादा है वो देखना है। तो हम देखते हैं कि ये इतना ज़्यादा है, m2g माइनस t। अब नेट फोर्स ये हो गया, शुड बी इक्वेटेड टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन बन गई m2a। दूसरी इक्वेशन। अब आ जाते हैं इस पे इस तरफ काम करने वाला फोर्स है m1g sin 30, इस तरफ काम करने वाला फोर्स है कौन सा, t। अब ये क्योंकि इधर जा रहा है, एक्सेलरेट इधर की तरफ हो रहा है, तो अगर इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि t बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस मास के ऊपर t फोर्स लग रहा है और m1g sin 30 लग रहा है। तो t बड़ा होगा तभी खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। कितना बड़ा है, t माइनस m1g sin 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इन इक्वेशंस में आप इसको सॉल्व कर। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में होता, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता, तो हमारे पास इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन 0 कर दो, इक्विलिब्रियम में है तो नो एक्सेलरेशन, तो हमारे पास इक्वेशन t इज इक्वल टू m2g आ जाएगा और t इज इक्वल टू यहाँ पे m1g sin 30 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इफ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। तो यू कैन जस्ट सॉल्व these equations to find out the value of acceleration or something। एक और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, that is called angle of repose, angle of repose, REPOSE। एंगल ऑफ रिपोज ऐसा होता है कि जैसे आप अपने काम करो, अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके पास जो जिसके राइटिंग पैड है, कॉपी है, उस कॉपी को यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है और यहाँ पे अपनी एक पेन रख दो, ऐसे फ्लैट है, पेन रख दो। अब उसके बाद इसको उठाना शुरू करो एक साइड से। कॉपी को जब उठाना शुरू करोगे तो ऐसा एक एंगल आएगा जिससे ये पेन नीचे फिसलने लग जाएगी, जस्ट फिसलने को होगी या फिसलने लग जाएगी। तो जब ये आप कॉपी को उठा के थोड़ा ऊपर कर दोगे तो ये बिल्कुल फिसलने की कंडीशन में होगी, ये वाली पेन जो यहाँ पे रखी हुई है। जिस कंडीशन में ये पेन फिसलने को हो, वो आपकी कॉपी जितना एंगल बना रही है इस समय, दैट थीटा एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये वो एंगल होता है जिससे वो सिस्टम जस्ट नीचे को, यानी जस्ट इन इक्विलिब्रियम, उसको कहते हैं इट इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे केसेस में when any particular point which is on a plank is just in equilibrium, तो उसके लिए बिल्कुल यही कंडीशन है कि सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो हमें निकालना है कि थीटा एंगल कितना है। नीचे की तरफ वही फोर्सेस हमने दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसका वेट नीचे की तरफ mg काम करेगा और इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, दैट इज mg cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा along the plane, that will be equal to mg sin theta, that is mg sin theta और mg cos थीटा और mg sin थीटा। और जो भी यहाँ पे और फोर्स है, मान लिया ये फोर्स किसी एंगल ऑफ उसका है, किसी चीज़ से फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये इसको बैलेंस करने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए,
तो अलोंग द सरफेस इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, दैट वी विल डील इट लेटर ऑन। तो तभी ये नीचे की तरफ नहीं जा पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर mg sin थीटा हो जाएगा, तब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस अलोंग द सरफेस नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अपोजिट फोर्स mg sin थीटा, mg sin थीटा। और ये r जो है दैट इज इक्वल टू, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलता है tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन r, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि आपसे इक्विलिब्रियम में ही ये आएगा, f अपॉन r, f अपॉन r, and this is called angle of repose. This is called angle of repose, that is frictional force divided by normal reaction. This is called angle of repose. So this is how we will solve problems in mechanics. Today I will introduce friction, and then जो है we will move to your yeah. So what is friction? It is an opposing force which comes into play whenever there is a tendency or actual relative motion between the two surfaces in contact. आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया मगर ये आगे नहीं बढ़ता है। मतलब 1 न्यूटन का सपोज फोर्स लगाया, आगे नहीं बढ़ा ये। फिर आपने इसको 1.5 न्यूटन का लगा दिया तो भी आगे नहीं बढ़ा। अगर ये फोर्स आपने 2 न्यूटन का कर दिया तो भी नहीं बढ़ा। जैसे ही आपने 2 का फोर्स लगाया, ये आगे चलने लगता है। क्यों नहीं? जब आपने 1, तो इसका मतलब एक में लग रहा था जिसकी वजह से ये नहीं गया। अब आपने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये जब राजू जरा 2 मिनट में कॉल करता हूँ मैं, 2 मिनट नहीं, क्लास कर रहा हूँ मैं, क्लास कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। Yes, am I audible? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो है 1.5 न्यूटन कर दिया तो भी आगे नहीं बढ़ा, 2 न्यूटन कर दिया तो भी आगे नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हो? 1 न्यूटन था, नहीं बढ़ा। इसका मतलब यह है कि भाई वो फोर्स अगर 1 न्यूटन से ज़्यादा होता तो आपकी बॉडी तो इसके ऊपर लग रहा होता, तो वो तो जो ऑब्जेक्ट है वो उधर चला जाता, आई मीन इस तरफ मूव करने लगता। फोर्स आप लगा रहे हो उधर की तरफ 1 न्यूटन का, तो ये इधर नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो 1 न्यूटन के बराबर ही फ्रिक्शनल फोर्स भी है जो अपोज कर रहा है। मगर जब आपने 1.5 कर दिया तब भी नहीं इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब वो फोर्स फिर बराबर कर चुका है, क्योंकि जब तक फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे ऑब्जेक्ट तभी रुकी रहेगी। अगर कोई भी फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेट करने लग जाएगी इस डायरेक्शन। तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो फोर्स अपने आप की अपनी वैल्यू को बढ़ा चुका है। फिर उसके बाद आपने 2 न्यूटन का लगाया तब भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना फोर्स बढ़ाया तो वो फोर्स फिर बढ़ गया।
मगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि टू से जस्ट ज़्यादा कर दिया 2.1 और समथिंग, तो ये आगे आपकी तरफ यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उधर ये चलने लग गया। इसका मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट आ चुकी है, उससे ज़्यादा जो है वो फोर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है और एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद ही ऑब्जेक्ट को आप खींच सकते हो अपनी तरफ। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेल्फ, अपने आप को एडजस्ट करता है मैक्सिमम वैल्यू तक। उस समय जब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की होती है वी कॉल इट लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और आप फोर्स को यहाँ पे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज एक्टिंग ऑन इट एंड इट इज नॉट मूविंग। तो इस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो बॉडी स्टेशनरी रहती है, तो वी कॉल इट स्टैटिक फ्रिक्शन। आई थिंक टाइम जो है हो गया, तो वी विल कंटिन्यू विद दिस ऑन मंडे एंड you just let me download the attendance, then you can move. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.